जी बेटा, नवंबर 2014 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, केसी ग्लोबल लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन बजटेड इंफॉर्मेशन। आपके पास केसी के नाम से जो है एक सवाल है। ग्लोबल लिमिटेड जनवरी 2015 फरवरी 2015 प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए 10,000 यूनिट्स, सेल्स यूनिट दिए हुए 7,000 यूनिट्स बेटा, और बराबर में 10,000 यूनिट्स 13,000 यूनिट्स। आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है डीएम 4.5, डीएल 6 और वेरिएबल ओवरहेड 2.5। इसी तरीके से प्रोडक्शन आपकी 4.5, डायरेक्ट लेबर 6 और वेरिएबल ओवरहेड 2.5। बजटेड सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है बेटा? $17 है। बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज 120,000 यूनिट्स स्प्रेड इक्वली ओवर द ईयर। उसके बाद आपके पास देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है बेटा। एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा? 324,000। और जो फिक्स ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो यूनिट बेसिस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कैलकुलेट द मंथली ब्रेक इवन यूनिट्स। आपको क्या फाइंड करना है? मंथली ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड आउट करने। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ दिस इज कॉल्ड पार्ट ए, अगर पार्ट ए की बात कर रहा हूँ तो पार्ट ए में आपको क्या निकालने का कहा है? ब्रेक इवन मंथली पॉइंट यूनिट्स। तो इसका मतलब ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पॉइंट पर यूनिट। अगर फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो मंथली फिक्स कॉस्ट बोला है, तो इसका मतलब 324,000 पूरे साल की है, डिवाइडेड बाय 12 कर लो तो कितना आ जाएगा मंथली? 324,000 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 27,000 आ जाएगा। चेक कीजिए जल्दी क्विक। 27,000 आ जाएगा ईशल। जी सर। तो इसका मतलब आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 27,000 हो गई। और काउंट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी? 17। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 4.50 प्लस 6.00 प्लस 2.50। तो इसका मतलब 17 सेलिंग प्राइस थी, 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10 हो गया, 10 प्लस 2 12 हो गया, और 12 प्लस 0.5 13 हो गया। 17 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा बता सकती हो? सर 4। 4। तो 27,000 को डिवाइड कर लो 4 से, तो आपके ब्रेक इवन यूनिट्स कितने आ जाएंगे बता सकती हो? 6750। 6750। तो इसका मतलब उन्होंने ब्रेक इवन यूनिट्स मांगे थे, हमने इनको आंसर में निकाल के दे दिए। 6,750 यूनिट्स बनाएंगे तो हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है आपके पास प्रिपेयर फोरकास्ट स्टेटमेंट जनवरी और फरवरी यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्या बनानी है? स्टेटमेंट्स बनानी है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। मैंने कहा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करूंगा, यानी मैं बना रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ। मुझे 2 मंथ्स के लिए बनानी है। अब जब 2 मंथ्स के लिए मुझे स्टेटमेंट बनानी है तो कौन कौन से मंथ है मेरे पास? एक मेरे पास जैन का मंथ है, और अगर जैन के मंथ की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब डॉलर। अगर मैं जैन के मंथ की बात कर रहा हूँ तो डॉलर। तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले रेवेन्यू से स्टार्ट हो गया। कितने यूनिट्स है मेरे पास सेल के? 7,000 यूनिट्स मुझे सेल करने। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 17। तो 7,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो 17 से, तो कितनी आ जाएगी? 119,000। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? लेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बना रहा हूँ, तो लेस सर कॉस्ट। जी बेटा। इसके ए में हमें टोटल कार वॉश पर मंथ निकालना है, वो कैसे करेंगे? बेटा टोटल आपके नंबर पर। 400 जो है आपके पास, वो देख लीजिएगा जो आप क्वेश्चन कह रही है। वो 400 आपकी आवर्स है आपके पास टोटल। और बोल रहा है जी। कि एक गाड़ी 1 घंटे में एक कार वॉश होती है। तो इसका मतलब 10 मिनट है ना? 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी कार वॉश होंगी? 6 कार वॉश होंगी बेटा। लेकिन सर इधर लिखा है द एवरेज टाइम टेकन टू वॉश ईच कार इज 10 मिनट्स। तो 1 आवर्स 1 घंटे में जो है फॉर एग्जाम्पल 60 मिनट है, तो एक गाड़ी वॉश होने में 10 मिनट्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब 60 मिनट्स में कितनी गाड़ियां वॉश होंगी? 6 कार्स होंगी। जी। ओके सही।
अच्छा, इनिशियल्स यहाँ तक आ जाए, इधर मना किया था ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री, कुछ नहीं थी, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया दिस इज कॉल्ड जीरो। सही है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ऐड ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन। वेरिएबल प्रोडक्शन का मतलब हो गया कितने यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अगर वेरिएबल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो 10,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं, और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 4.5, 6 और 2.5। तो इन सब का सम कर लो तो कितना बनता है बेटा, 13 बनता है। तो 10,000 इंटू 13 कर लो, कितना हो जाएगा, 130,000 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, लेस, उसके बाद क्या करूंगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा, 10,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, 7,000 बेच दिए, तो 3,000 यूनिट्स मेरे क्या हो गए, बच गए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3,000 यूनिट्स है एब्जॉर्ब, सॉरी एक स्टेप मैंने मिस कर दिया क्योंकि एब्जॉर्प्शन बना रहे थे हम। तो यहाँ पर क्या करूंगा, सेपरेट एड फिक्स्ड प्रोडक्शन। फिक्स प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, 10,000 मेरे यूनिट्स हैं इंटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, जहां पर फिक्स कॉस्ट 27,000 थी अमाउंट में, तो अगर 27,000 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 10,000 यूनिट से, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 22.7 हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, 2.7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 27,000। इसके बाद क्या करूंगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,000 यूनिट्स है, एक यूनिट की आपके पास जो एब्जॉर्प्शन से कर रहे हो, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये जो 13 और ये 2.7 टोटल कितना हो जाएगा, 15.7 हो जाएगा। तो आप 3,000 को मल्टीप्लाई कर लो 15.7 से, 47,100 47,000 100 3,000 मल्टीप्लाई बाय 15.7 बेटा। जी सर, यही किया है। एक मिनट, सही है, 47,100 आप कह रही हो। तो इसको आप सॉल्व कर लो बेटा, इन सबको, ओपनिंग प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन प्लस फिक्स कॉस्ट माइनस क्लोजिंग, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, 130,000 प्लस 27,000 माइनस 47,100, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा है 109,900। तो सेल्स में से अगर मैं आपसे कहता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो बेटा, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 9,100 100 9,100। तो इसका मतलब और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो वो माइनस नहीं होगी, तो इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि इधर ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी क्या आई थी, जीरो, और यहाँ पर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही थी, 47,100, और जो मेरा प्रॉफिट है बेटा वो कितना आ गया, 9,100। तो ये तो आपके पास एब्जॉर्प्शन के लिए पहला स्टेप हो गया। अब उसी के बराबर में मुझे एब्जॉर्प्शन के साथ उन्होंने कहा था कि दूसरा स्टेप बनाना है, वो कैसे बनाऊंगा, जैन तो मैंने बना लिया, जैन के बाद क्या बनाने का बोला है, फैब के लिए बनाना है। अब जब फैब के लिए बनाऊंगा तो सेम पैटर्न फॉलो होगा। आपके पास मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक कॉलम ये रहा और एक कॉलम ये रहा, स्टार्ट कहाँ से करूंगा मैं, रेवेन्यू से स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितना रेवेन्यू था आपके पास, 13,000 यूनिट्स है, और सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा, 13,000 इंटू 17, तो यहाँ कितना हो गया, 13,000 यूनिट है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 2,21,000 हो गई। फिर मैंने क्या हेडिंग डाल दी,
लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ अगर सेल्स की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो मेरा क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा बेटा, जो कि कितना होगा आपके पास, एड ओपनिंग इन्वेंट्री 3000 इंटू 15.7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47,100। और फॉर एग्जांपल एड वेरिएबल प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो 10,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए और मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 13 है, तो 130,000 हो गया। फिर उसके बाद एड फिक्स प्रोडक्शन, अगर फिक्स प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो 27,000 रुपये मंथली फिक्स कॉस्ट थी, डिवाइड कर लिया था उसको 10,000 यूनिट से, तो 10,000 इंटू 2.7, तो ये कितना आ गया था आपके पास, 27,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर बात करता हूँ तो लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 10,000 यूनिट से 3,000 निकल गए, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास, कितनी आपकी यूनिट्स बच रहे हैं, बता सकते हो बेटा? सर 3000 निकालना है। एक मिनट रुकिएगा, 3,000 प्लस 10,000 ही हो जाएगा 13,000, मेरे ख्याल से क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जीरो होगी। एक मिनट रुक जाइए, इन सबको सॉल्व कीजिए बेटा, कितना आ रहा है, 204,100। एक मिनट, 47,100 प्लस 130,000 प्लस 227,000, ये 204,100। और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 16,900। 16,000 900। 16,900। तो आपके पास क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन से जो दूसरा प्रॉफिट आ गया 16,900। तो इसका मतलब आप इस चीज को अंडरलाइन कर लो, यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 47,100, और क्लोजिंग में कुछ भी नहीं था आपके पास, क्यों कुछ भी नहीं था, अगर आप देखना चाहो, यहाँ के जो 3,000 क्लोजिंग थे, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बन जाएंगे, तो ये 3 प्लस 10 13 हो जाएगा, 13 में से 13 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास इस केस में क्या थी, जीरो थी बेटा। फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया, इसमें जितनी रिक्वायरमेंट्स थी आपने इससे स्टेटमेंट बना ली। अब पार्ट सी में आपको कह रहा है मार्जिनल से आप स्टेटमेंट बनाओ, तो जितना आप डिफरेंस लेके बनाओगे ना, उतना आपको इजी रहेगा, आपको प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा मार्जिनल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ। अब जब मार्जिनल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ तो बेटा उसके लिए सबसे पहले थंब रूल क्या है आपके पास, यहाँ देख लीजिएगा, स्टार्ट कहाँ से होगी, ये बना देता हूँ जैन के लिए, ये क्या हो गया, जैन के लिए हो गया। और जब जैन के लिए बना रहा हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, हम रेवेन्यू से लेते हैं, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे मार्जिनल हो, तो रेवेन्यू तो दोनों का सेम रहता है, 7,000 इंटू 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,19,000 हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग से बना रहा हूँ तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह वेरिएबल कॉस्ट, या आपके पास जो भी लिखना चाहो मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें आपको तसल्ली मिलती है आप वो लिख दो बेटा। फिर उसके बाद अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ तो ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी मेरे पास, जीरो, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने क्या कर दी, जीरो। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद क्या कर दिया, ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन,
वेरिएबल प्रोडक्शन का मतलब हो गया कितने मेरे जनवरी के कितने यूनिट से 10,000 यूनिट से 10,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 13 से तो कितना आ गया 130,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स को चार्ज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट क्या कर दूंगा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जनवरी में कितनी थी 3,000 थी मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिक्स को ऐड नहीं करूंगा सिर्फ और सिर्फ किससे कर लूंगा 13 से। तो कितना हो जाएगा हेल्प कर सकते हो 3,000 इंटू 13 तो ये आपके पास हो गया 39,000। इन सब को आप सॉल्व करोगी बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 130 माइनस 39 तो ये बन जाएगा आपके पास 91,000। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग तो आपके पास क्या आता है कंट्रीब्यूशन आता है बेटा 119 माइनस 91 तो कितने का आ गया 28,000 इज योर कंट्रीब्यूशन। फिर उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया लेस फिक्स कॉस्ट यानी 10,000 यूनिट से इनटू 2.7 फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 27,000 हो गई बेटा। तो 28,000 में से 27,000 माइनस कर दो जो आंसर आएगा बेटा वो आपका प्रॉफिट होगा जो कितना आ रहा है 1,000 आ रहा है। कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने क्या कर दिया हाईलाइट कर दिया जो कि 0 है और यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने हाईलाइट कर लिया जो कि कितनी है आपके पास 39,000 है। फिर उसके बाद इसी पार्ट का मुझे क्या बना के देना है मुझे इसी पार्ट का मुझे क्या बना के देना है तो जैन के बाद आपके पास क्या आता है बेटा फैब आता है। तो फैब को कैसे बनाऊंगा तो वो आप देख लीजिए वो मेन हिस्सा है एक। तो स्टार्ट कहाँ से लूंगा मैं जहां से शुरू कर रहा हूँ रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ 13,000 इंटू 17 कितना हो गया 221,000। फिर उसके बाद लेस आपके पास क्या हो गया लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर देख सकते हो ये इधर का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा एड ओपनिंग इन्वेंट्री 3,000 इंटू 13 तो कितना आ गया आपके पास 39,000। फिर ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन यूनिट्स वही थे चेंज नहीं हुए थे 10,000 इंटू 13 विच इज 130,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ बची भी नहीं है 3 आपकी क्लोजिंग थे तो इस साल के लिए ओपनिंग बन गए तो 10 प्लस 3 13 हो गए 13 में से 3 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बच गया 0। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी क्या है 0 है। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो वो कितना आ जाएगा 39 प्लस 130 तो ये कितना हो गया आपके पास 169,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 52,000 कंट्रीब्यूशन कितना 52,000। उसके बाद लेस फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 इंटू 2.7 तो कितना हो जाएगा 27,000। 52,000 में से 27,000 माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25,000 25,000। तो इसका मतलब मार्जिनल से भी प्रॉफिट निकाल लिया एब्जॉर्प्शन से भी प्रॉफिट निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप इज
मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप इज रिकंसाइलेशन। तो वो कौन सा पार्ट होगा आपके पास? मेरे पार्ट डी, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ शोइंग द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट जनवरी से फरवरी। यानी एब्जॉर्प्शन से जाना है, मार्जिनल से नहीं जाना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। अगर रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहा हूँ तो रिकॉन्सिलिएशन के 3 स्टेप्स होंगे। प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन। तो आपके पास कौन कौन से मंथ थे? एक था जैन और एक था फेब, और दूसरा आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस, और दूसरा आपके पास क्या है बेटा? क्लोजिंग प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन से आपका प्रॉफिट कितना आया था? एब्जॉर्प्शन से आपका प्रॉफिट था 9100 और 16900। 9100 और 16900। तो अगर एब्जॉर्प्शन में जा रहे हो तो ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 0 और इधर कितनी है? 0। तो ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस कितना आ गया? 0। और जब क्लोजिंग से जा रहे हो तो आपके पास क्या है? यहाँ पर कितना था? 47,100 और 39,000। डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? 8,100 बेटा। लेस ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस एट क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस, 8,100 आ रहा है आपके पास। जब आप एब्जॉर्प्शन से जाते हो तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस को आप क्या कर देते हो बेटा? ऐड कर देते हो, और क्लोजिंग को आप क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। तो देखो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? 9,100 प्लस 0 माइनस 8,100। तो एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट कितना आ गया? मार्जिनल से कितना आ गया? 1000. 1,000। तो इसका मतलब आप चाहो तो देख सकते हो कि ये रिकंसाइल हो गया। इसी तरीके से बराबर में आ जाओ जरा। यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 47,100। क्लोजिंग की इधर ओपनिंग कितनी थी? तो कितना डिफरेंस आ गया? 8,000। और इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी आपके पास? 0। और इधर कितनी थी? 0। तो डिफरेंस भी आपके पास क्या आ जाएगा? 16,900 प्लस 8,100 माइनस 0। तो आपके पास कितना प्रॉफिट आ जाएगा, बता सकते हो? 25,000. 25,000। तो आप इसको टैली कर लो, ये देख लो, तो ये मैच हो रहा है। और सर अगर ये मैच ना हो मतलब गलत है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू है। अजान कंप्लीट हो जाए, बाकी पार्ट्स फिर कंप्लीट करता हूँ।
चलें बेटा। ईशल। जी सर। अच्छा बेटा, पार्ट ई में क्या बोला हुआ है? एक्सप्लेन व्हाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रॉफिट फिगर टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए भाई, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल से जो प्रॉफिट डिफरेंस आने की जो वजह होती है ना, वो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई थी। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो ये भी लिख सकती हो, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर डिफरेंट टू मार्जिनल कॉस्टिंग whenever आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी डिफर, और whenever budgeted output level differ from actual output level। जब इनका प्रॉफिट डिफरेंट आने की वजह क्या है? क्योंकि आप एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर करते हो आपके पास, और मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। अगर इन्वेंट्री की बात कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्रीज मार्जिनल कॉस्टिंग और वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, जिसमें मसलन फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वीपीएच आता है। और फिक्स कॉस्ट को आप पीरियड कॉस्ट ट्रीट कर लेते हो। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हो तो इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्रीज है उसको वैल्यू कैसे करते हो? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है? डीएम, डीएल, डीई, वीपीएच फिक्स आ जाता है, मगर मार्जिनल में फिक्स नहीं आता। इसके बाद वेन एवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज हायर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, जब भी ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी हायर होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री होगी एब्जॉर्प्शन से, तो उसमें क्या होगा? प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। आप इस वाले पार्ट में ये सब लिख सकती हो। क्लियर? जी सर, क्लियर। फिर नेक्स्ट पार्ट में मेरा बच्चा आपने क्या मांगना है? द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द डायरेक्टर ऑफ केसी लिमिटेड आर कंसीडरिंग एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्टिंग इन जनवरी। दिस विल कॉस्ट 60,000 स्प्रेड इवनली ओवर द ईयर। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन बोथ बाय 10% से इंक्रीज हो गया। रिवाइज स्टेटमेंट बनाओ एब्जॉर्प्शन से 2015 के लिए। अच्छा, अब रिवाइज स्टेटमेंट बना रहे हो तो जनवरी 2015 के लिए क्या बनाओगे? रिवाइज बनाओगे तो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे? आपके प्रोडक्शन यूनिट थे 10,000, जो कि 10% से बढ़ गए, तो उसका 110% ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से? 11,000 हो जाएगा। और सेल्स यूनिट की अगर बात करता हूँ, वो कितने थे? 7,000 थे। तो 7,000 का 10% निकालू, 700 होता है, तो इसका मतलब 7,000 का 110% निकाल लूंगा, तो कितना हो जाएगा? 7,700 हो जाएगा। एग्री? जी सर। और फिक्स कॉस्ट मेरा बच्चा 60,000 रुपए पूरे साल की दी हुई है, डिवाइडेड बाय 12 कर लूंगा, तो कितनी हो जाएगी? 5,000 हो जाएगी। एग्री? यस सर। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी 4.50 तो अपनी जगह पे थी, $6 अपनी जगह पे थी, और 2.50 अपनी जगह पे थी। अगर इसमें फिक्स का अमल आ जाए तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि 5,000 मेरी मंथली थी, और पुरानी वाली कितनी थी मेरे पास? पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 27,000 थी। तो 27,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय, पहले 10,000 से डिवाइड किया था, अब आपको इससे किससे करूंगा? 11,000 यूनिट से डिवाइड कर लूंगा, तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 27,000 प्लस 5,000, 32,000 डिवाइडेड बाय 11,000 यूनिट्स, तो ये कितनी बन रही है? टू 2.90, 2.91। पॉइंट 991। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? अगर प्लस 2.91 अगर ऐड कर देता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी? 4.5 प्लस 6 प्लस 2.5 प्लस 2.91। तो ये आपके पास टोटल जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट आ रही है ना, वो कितनी आ रही है? 15.91। तो इसका मतलब जितना डाटा मैं इजी कर सकता था मैंने कर लिया। अब मैं इसकी क्या बना देता हूँ? एब्जॉर्प्शन से स्टेटमेंट बना देता हूँ। कौन सा पार्ट था ये? मेरे ख्याल से एफ था, पार्ट एफ। एफ की बात कर रहा हूँ, कौन से मंथ के लिए बोला था? सिर्फ जनवरी के लिए बोला था। सबसे पहले क्या निकालूंगा? रेवेन्यू निकालूंगा। तो रेवेन्यू कैसे निकालूंगा? कितने यूनिट्स हो गए थे मेरे ख्याल से? 7,000 की जगह 7,700 यूनिट्स हो गए थे। सेलिंग प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं थी। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 17 थी। 7,700 इंटू 17, तो ये कितना हो जाएगा? 1,30,900। एब्जॉर्प्शन कर रहा हूँ बेटा, तो मैंने क्या किया? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का में सबसे पहले क्या हो गया? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर बात कर रहा हूँ, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी थी बता सकते हो?
11,000 यूनिट्स थे, 11 पहले 10 थे, अब 11 हो गए ना, तो 11,000 माइनस 7,700, तो ये बनते हैं 3,300 यूनिट्स। मगर इत्तेफाक से ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमारी कुछ थी नहीं ना, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो। एड वेरिएबल प्रोडक्शन, अगर वेरिएबल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो कितने यूनिट्स थे आपके? 11,000 यूनिट्स से वेरिएबल प्राइस वो कितनी थी? 13, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई थी। 4 और 6 एंड हाँ 13 थी, तो ये क्या हो गया आपके पास? 130,000। फिर उसमें क्या किया? एड फिक्स प्रोडक्शन। फिक्स प्रोडक्शन की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी जो फिक्स थी वो कितनी थी आपके पास? 11,000 यूनिट्स इनटू जो मेरी फिक्स आई थी वो कितनी आ रही थी? 27,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 11,000, तो ये बन रही थी मेरी 2.91। तो ये कितना हो गया? 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2.91, तो ये कितना बनता है? 32,010। फिर क्या हो गया? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 11,000 माइनस 7,700, तो पीछे कितने यूनिट्स बन गए? 3,300 इंटू 15.91, 3,300 इंटू 15.91, तो ये बनता है आपके पास 52,503। इन सबको सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 130,000 प्लस 32010 माइनस 52,503, तो ये आ गया मेरी, सॉरी, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि कितना आ रहा है? 109,507। इसमें से माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 130,900, तो 21,300 93 21393। थोड़ा सा इश्यू आ रहा है बेटा। 130,900 माइनस 109,507, एक मिनट। सेल्स तो आपकी सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मैं बात करता हूँ, मेरे यूनिट्स कितने हो गए थे? 11,000 मल्टीप्लाई बाय 13, 11,000 मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कर दिया है, ये बनता है 143,000। 143,000 प्लस 32,010 माइनस 52,503, तो ये बनता है आपके पास, कैलकुलेशन एरर था, 122,507। सेल्स में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 8,393। 193। तो मेरा क्या आ गया? वो रिवाइज प्रॉफिट आ गया बेटा। रिवाइज प्रॉफिट के बाद आपके पास उन्होंने क्या कहा? स्टेट दी सिचुएशन व्हेन मार्जिनल कॉस्टिंग वुड हेल्प इन मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। जब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हो तो कैसे उस सिचुएशन में मेक और बाय डिसीजन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग। दूसरा, प्रोडक्ट मिक्स इन लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, आप जो है लिमिटिंग फैक्टर का डिसीजन कर सकते हो। डिसकंटिन्यू ऑफ लॉस मेकिंग अ प्रोडक्ट, डिसकंटिन्यूएशन कर सकते हो अगर कोई प्रोडक्ट में लॉस आ रहा हो। या एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल ऑर्डर्स बिलो नॉर्मल प्राइसेस, कोई ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। 3 सिचुएशंस मांगी थी, मैंने आपको 4 बता दी। फिर उसके बाद इवेल्युएट द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटेशन बता दो। मार्जिनल कॉस्टिंग शुड नॉट ओनली बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है लिमिटेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं होती। मार्जिनल कॉस्टिंग स्प्लिट ऑल कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स और वेरिएबल को आप स्प्लिट करके लिखते हो, विच मे बी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस।
और इसके बाद ये भी लिख सकते हो, इट इज डिफिकल्ट टू यूज इफ बिजनेस प्रोड्यूसेस मोर देन वन प्रोडक्ट। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में डिफिकल्टी भी हो सकती है, एज इट इज डिफिकल्ट टू स्प्लिट फिक्स ओवरहेड्स ओवर सेवरल प्रोडक्ट्स। यानी जो फिक्स कॉस्ट को सारे प्रोडक्ट्स पे लगाना जो है वो भी आपके पास एक मसला है मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस क्या अकॉर्डिंग टू मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन जब कर रहे होते हो तो आपका इन्वेंट्री को काउंट कर रहे होते हो तो मार्जिनल में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट पे करते हो, डीएम डीएल डी वीपीओएच। और एब्जॉर्प्शन में जा रहे हो तो एब्जॉर्प्शन में फिक्स पर यूनिट को भी ऐड कर देते हो, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट के डिफरेंस के आने की वजह बनती है। ये आपके पास नवंबर 2014 का सवाल था, पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा।